सत्ता का चक्र कब, कैसे और किसके पक्ष में घूमेगा, ये कोई नहीं जानता। इसका एक सटीक उदाहरण इस वक्त बांग्लादेश है, जहां का सत्ता चक्र अब 360 डिग्री घूम गया है। कल आपने देखा था कैसे पिछले 15 वर्षों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को अपनी सत्ता सूटकेस में पैक करके अचानक चुपचाप भागना पड़ा था। और सिर्फ इसके 24 घंटे के बाद शेख हसीना की कट्टर दुश्मन और बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की जेल से रिहाई हो गई है, जो वर्ष 2018 से करप्शन से जुड़े मामलों में जेल में थी। और अब खबर यह है कि वो अंतरिम सरकार में भी शामिल हो सकती है। लेकिन आज खालिदा जिया से ज्यादा जिस शख्स की चर्चा हो रही है उसका नाम है तारिक रहमान, जो खालिदा जिया का ही बेटा है। और माना जा रहा है कि यही वो सूत्रधार है जिसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हसीना हटाओ आंदोलन की स्क्रिप्ट लिखी और तख्ता पलट कर दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान पर यह जानकारी सामने आई है कि उन्होंने 6 साल पहले ही तख्ता पलट की साजिश शुरू कर दी थी। और इस साजिश की प्रायोजक थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जिसके साथ मिलकर तारिक रहमान ने यह प्लान तैयार किया। खबरों के अनुसार ISI और तारिक के बीच पहली मीटिंग जुलाई 2018 में लंदन में हुई और यहीं पर ISI ने तारिक रहमान को सत्ता गिराने की जिम्मेदारी दी और उसका साथ देने का भरोसा भी दिया। इसके बाद दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में हुई, जहां ISI ने हसीना हटाओ प्लान को और आगे बढ़ाया। और अब तारिक रहमान की ISI से कई यूरोपीय देशों में मुलाकात हो चुकी है। लेकिन सवाल यह था कि इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए और इसके लिए मोहरा बनाया किसको जाए। मोहरा बनाया गया जमाते इस्लामी और ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों को। ISI ने ही तारिक रहमान और जमाते इस्लामी के बीच गठबंधन कराया। इसके बाद जमाते इस्लामी ने ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट विंग को तैयार किया। ISI ने तारिक रहमान के जरिए स्टूडेंट विंग को कई मिलियन डॉलर भेजे। ढाका यूनिवर्सिटी के साथ निजी यूनिवर्सिटी में भी कई कैडर तैयार किए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात आप जान लीजिए, ये सब कुछ बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी को पता था, लेकिन इसमें भी एक जानकारी PM ऑफिस तक नहीं पहुंचाई गई। लेकिन अब हम आपको वो 3 चेहरे दिखाते हैं जिन्होंने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए आखिरकार मजबूर कर दिया और 15 साल से सत्ता में बैठी शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई। ये तीनों ही छात्र ढाका यूनिवर्सिटी के हैं, यानी वो लोकेशन जिसे ISI और तारिक रहमान ने अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। और यहाँ पढ़ने वाले 3 छात्र उसके की प्लेयर बने। वो हैं समाज शास्त्र के छात्र नाहिद इस्लाम, ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज के स्टूडेंट आसिफ महमूद और भूगोल का छात्र अबू बकर मजूमदार। जो आंदोलन बांग्लादेश में शुरू हुआ, ये तीनों ही छात्र उसके पोस्टर बॉय बन गए और फिर इन्होंने तख्ता पलट की चिंगारी को शेख हसीना के खिलाफ शोले में तब्दील कर दिया। क्योंकि जमाते इस्लामी की छात्र इकाई से जुड़े नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार आरक्षण आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे। इसीलिए इनकी आवाज को दबाने के लिए इन्हें 19 जुलाई को हिरासत में लिया गया। लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस ने इन्हें हिरासत में बेरहमी से मारा और टॉर्चर किया। हालांकि इसके बाद 26 जुलाई को तीनों ही छात्रों को छोड़ भी दिया गया। लेकिन बाहर निकलने के बाद इन्होंने आंदोलन को और तेज कर दिया और सिर्फ 10 दिनों के अंदर बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। यानी ISI, तारिक रहमान और जमाते इस्लामी ने मिलकर शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ दिया। इस बगावत का चेहरा ये 3 छात्र थे, लेकिन साजिश थी पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की। लेकिन सवाल यह है कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट की साजिश हो रही थी, तो भारत सरकार क्या कर रही थी? भारत सरकार के पास बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद की स्थिति के लिए कोई प्लान B था? TV9 भारतवर्ष को टॉप सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार हिंसाग्रस्त बांग्लादेश पर काफी पहले से नजर रख रही थी। कल जैसे ही ढाका में हालात बेकाबू हुए, विद्रोही प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हुए दिखे।
शेख हसीना ने ढाका छोड़ने का प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के ढाका छोड़ने का प्लान दिल्ली को पहले से पता था। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने को लेकर सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आर्मी और इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में शेख हसीना को बांग्लादेश से सुरक्षित निकालने पर चर्चा की गई। जैसे ही बांग्लादेश में हालात बेकाबू हुए, बीएसएफ और आर्मी को अलर्ट कर दिया गया। एयरफोर्स को शेख हसीना के प्लेन को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी दी गई। खुफिया एजेंसियों को ढाका में शेख हसीना को मदद पहुंचाने के लिए कहा गया। बैठक के बाद शेख हसीना की टीम को भी भारत के फैसले की जानकारी दी गई। खतरे को देखते हुए शेख हसीना को तुरंत निकालने की सलाह भी दी गई, जिसके बाद उन्हें भारतीय एयरफोर्स की देखरेख में राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लाया गया, जहां वो करीब 25 घंटे से अब मौजूद हैं। बैक चैनल से शेख हसीना की जान बचाने और उन्हें ढाका से निकालने में मदद करने में भारत सरकार की भूमिका अहम थी। विदेशी मोर्चे पर एक तरफ बांग्लादेश की आर्मी को भरोसे में लेकर भारत एक बड़ी साजिश से शेख हसीना को बचा रहा था, जबकि दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय, पीएम नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी को पूरी जानकारी भी दे रहे थे। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। इसमें वहां की हर आधिकारिक जानकारी सभी दलों को दी गई। आज ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में भी बयान दिया और बताया कि विद्रोही प्रदर्शनकारियों का क्या एजेंडा था और शेख हसीना ने जब भारत से मदद मांगी तो सरकार ने कैसे उनकी मदद की। बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ देर पहले विदेश मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। एक बार विदेश मंत्री का बयान सुनिए, फिर आपको ये बताते हैं कि बांग्लादेश में कितने भारतीय फंसे हुए हैं। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. हालांकि संसद के दोनों सदनों में बयान से पहले सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच डिटेल्ड बातचीत हुई। इस बैठक में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से पूछा, कहीं बांग्लादेश के मौजूदा हालात के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं है। इस पर विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि अभी बाहरी ताकत का हाथ होने की बात करना जल्दबाजी है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एस जयशंकर ने जवाब दिया कि अभी स्थिति बहुत तेजी से और लगातार बदल रही है। हालांकि इस सब के अलावा एस जयशंकर ने साफ किया कि सरकार बांग्लादेश की सेना के टच में है। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार से वहां फंसे भारतीय समुदाय के लोगों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वैसे विदेश मंत्री ने बताया है कि बांग्लादेश में कुल 19,000 भारतीय थे। एडवाइजरी के बाद 9,000 भारतीय वापस देश लौट चुके हैं। करीब 10,000 भारतीय अभी भी बांग्लादेश में हैं। सरकार का कहना है कि स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां से भारतीयों को निकालने की जरूरत पड़े। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. Foreign policy, I've always said, it's not a BJP foreign policy or a Congress foreign policy. It's India's foreign policy. It's India's national interest we have to stand up for. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले ऐसे होते हैं जिसमें पक्ष विपक्ष सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है।
विदेश मंत्री जी ने अपना बयान जो सदन में रखा उस पर हम लोगों ने कोई क्वेरी नहीं की, ये मानते हुए कि देश की सरकार और विदेश मंत्री जो हालात के बारे में बता रहे हैं वो एक सही जानकारी दे रहे होंगे। जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं।